So moment of inertia we have discussed in the previous video. Now let's discuss about radius of gyration. So we discussed about the basic idea of in moment of inertia in the previous video. Now let's discuss about radius of gyration. So suppose a rigid body of n particle is here and this is the axis of rotation, and all the particles, suppose here lies m1 with the position vector r1, here lies m2 with the position vector r2. तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे कोई n है mn जिसका क्या होगा डिस्टेंस rn, तो कोई भी पॉइंट p उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टर्म्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन. सो इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. अभी हमने देखा कि टोटल इनर्शिया किसके इक्वल होता है, एम आई आर आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 to n, और मैं अगर वैल्यूज पुट करूं तो ये आएगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर. फाइन. तो अगर मास ऑफ द पार्टिकल्स बिकम्स सेम तो m1 becomes equal to m2 equals to m3. तो क्या हो जाएगा इससे, तो I किसके इक्वल आ जाएगा, m कॉमन r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर. फाइन. तो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय n. फाइन. सो अगर n टाइम्स मैं पार्टिकल के मास को, एक सिंगल पार्टिकल के मास को n से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट द मास ऑफ होल सिस्टम. तो ये आ जाएगा m इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन n. और अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास के केस में हम क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन. तो P हमने क्या लिया था, सेंटर ऑफ मास ही होता है P. तो सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टर्म्ड एज अ रेडियस ऑफ गायरेशन. तो इसको मैं लिख सकती हूँ इसकी इनर्शिया को m के स्क्वायर. दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो के स्क्वायर की वैल्यू आएगी, के स्क्वायर कम्स आउट टू बी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन n. और ये क्या आ गया, इधर आके स्क्वायर रूट बन गया. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल. Now let's discuss the relationship between torque and moment of inertia. तो क्या रिलेशन है टॉर्क और आई में. ठीक है बेटा. तो क्या आएगा इसमें, सपोज कोई रिजिड बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स. तो सपोज m1 m2 अप टू mn. तो सबका डिस्टेंस भी अलग अलग होगा और ये क्या कर रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सिस विद वेलोसिटी. कितनी वेलोसिटी है, एंगुलर जो इसकी एक्सेलरेशन है दैट इज अल्फा. तो अगर हम लिखें इसकी लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में तो लीनियर एक्सेलरेशन होती है अल्फा इंटू आर. तो फर्स्ट पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, a1 इक्वल्स टू अल्फा 1 r1, a2 इक्वल्स टू अल्फा 2 r2. सिमिलरली an किसके इक्वल होगा, अल्फा n rn. फाइन. तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे कितनी होगी, m1 a1. तो आई कैन राइट इट एज m1 अल्फा 1 r1. फाइन. सिमिलरली
F2 की होगी M2 अल्फा टू R2 और Fn क्या होगी M2 अल्फा टू Fn Mn अल्फा n एंड Rn। तो टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स होती है हमें पता है टॉर्क किसके इक्वल होती है R क्रॉस F के, ठीक है। तो मतलब एक R और आ जाएगा, तो फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क कितना होगा R इंटू अल्फा वन R1 और आई कैन राइट इट एज M1 अल्फा वन R1 स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल पे कितना होगा M2 अल्फा टू R2 स्क्वायर। सिमिलरली nth पार्टिकल पे कितना होगा Mn अल्फा n Rn स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो टोटल टॉर्क ऑफ द सिस्टम क्या होगा, टोटल टॉर्क ऑफ द सिस्टम होगा फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क मतलब M1 अल्फा वन R1 स्क्वायर, सेकेंड का M2 अल्फा टू R2 स्क्वायर अप टू Mn अल्फा n Rn स्क्वायर। तो mr स्क्वायर क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या हो गया I1 अल्फा वन I2 अल्फा टू अप टू In अल्फा n, it comes out to be equal to tau। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन सेम हो सारे पार्टिकल्स की, मतलब अल्फा वन इक्वल्स टू अल्फा टू इक्वल्स टू अल्फा एन कम्स आउट टू बी अल्फा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा I1, ये कॉमन आ जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा टोटल इनर्शिया, मतलब टोटल इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। In a similar way, you can derive the relationship between angular momentum and inertia. So it comes out to be L equals to I omega। ठीक है, तो इसी वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो व्हाट डज इट से, वी नो टॉर्क इक्वल्स टू dl अपॉन dt, अभी हमने ड्राइव किया। तो व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो ये अब जब जीरो होगा तो इन दैट कंडीशन डेरिवेटिव ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी जीरो। एंड वी नो, तो जब भी किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, L इज अ कांस्टेंट, सो एंगुलर मोमेंटम इज अ कांस्टेंट। तो पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसकी हम एप्लीकेशंस अगर देखें, अभी हमने किया L इक्वल टू आई ओमेगा, तो मतलब आई ओमेगा इक्वल टू L क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, अगर आप किसी बैलेट डांसर को देखें तो क्या होता है, इस तरह से वो क्या करती हैं, अपने हैंड्स और लेग्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इनको स्ट्रेच करते हैं। जब भी इनको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होगा, R की वैल्यू बढ़ेगी। जब R की वैल्यू बढ़ेगी तो I होता है mr स्क्वायर, तो R बढ़ा तो I भी बढ़ा। अब ये बढ़ गया बट इसका प्रोडक्ट दोनों का क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये बढ़ेगा इसका मतलब ओमेगा क्या होगा, कम। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम, तो ये एक रोटेशन लेगी। अब उसने क्या कर लिया, आर्म्स को फोल्ड कर लिया इस तरह से। तो फोल्ड करने से R की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। I रिड्यूस हो गया तो I भी रिड्यूस हो जाएगा, R रिड्यूस है तो I रिड्यूस, और अगर ये रिड्यूस है तो ओमेगा या इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसकी रोटेशंस बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल इस सिचुएशन में एप्लीकेबल है। सिमिलरली अगर हम बात करें एनिमल्स की, या सपोज यहाँ पे कोई कैट है
तो आप देखना जब भी कैट किसी हाइट से क्या करती है, जंप करती है, तो व्हेन इट लैंड्स ऑन द ग्राउंड तो क्या करती है, ये अपनी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच कर लेती है, इस तरह से इसकी बॉडी, इसकी टेल स्ट्रेच हो जाती है जब वो लैंड करती है। क्यों होती है? आर बढ़ता है, आई बढ़ता है, और आई बढ़ता है तो स्पीड कम होती है, तो ये कम स्पीड में नीचे आएगी। तो इस तरह से ये सिचुएशन एप्लीकेबल है। तो जब भी ये स्ट्रेचिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपने वहां पे कौन से प्रिंसिपल की बात करनी है? Principle of conservation of angular momentum. So with this topic our whole unit, that is system of particles and rotational motion, is complete. So read the NCERT thoroughly and solve the exercise and worksheet, and if you got any doubt in any topic, you can contact me personally, as well as you can ask your doubts in doubt session also. Thank you so much.